सभी दर्शकों को राधे राधे, नमस्कार। मैं पंडित नंदकिशोर उपाध्याय आज बात करूंगा हमारे सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री सच्चिदानंद वशिष्ठ जी, हमारे गुरुजी भी हैं। सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करूंगा और आज चर्चा करूंगा, या चर्चा हम करने जा रहे हैं दाम्पत्य सुख के ऊपर। दाम्पत्य सुख गुरुजी, बहुत लोगों का मैं देखता हूँ कुंडली मिलान बहुत लोग करते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, और जो लोग करते हैं उनका भी दाम्पत्य सुख भंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दाम्पत्य सुख के बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे पहलू हैं। जब तक हम उनको पूरी तरह से डीपली जब तक नहीं देख लें तो तब तक हम पूरे निर्णय के ऊपर हमें नहीं पहुंचना चाहिए। जो आज का समय है उसको हम देखते हैं। क्या है कि लड़के और लड़की पढ़ते हैं, हाई स्टडी करते हैं, तो उस समय उनका आपस में आकर्षण हो जाता है, या फिर सर्विस में, ऑफिस में, जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ एक दूसरे के प्रति वो आकर्षित होकर के और विवाह का निर्णय कर लेते हैं। लेकिन ये निर्णय उनका कहाँ तक और किस परिणाम तक पहुँचेगा, ये जानकारियाँ केवल उनके आकर्षण से नहीं बल्कि उनकी जन्म कुंडलियों के आधार पर हम उसको देख पाते हैं। और जन्म कुंडली से भी पहले हमें गुण मिलान करना होता है, और गुण मिलान के लिए हमें अष्टकूटों को देखा जाता है, जिसके अंदर राशि, वर्ग, वर्ण, योनि, तारा, ग्रह मैत्री और भकूट, गण और नाड़ी, इनके एक एक करके क्रम से एक एक नंबर बढ़ता चला जाता है। सबसे पहले वर्ण दोष, उसमें एक गुण मिलता है, और उसके पश्चात वश्य 2 गुण मिलते हैं, तारा 3 गुण मिलते हैं, योनि 4 गुण मिलते हैं, ग्रह मैत्री उसके अंदर 5 गुण मिलते हैं, भकूट के 6 गुण होते हैं, गणदोष के 7 गुण होते हैं, और इसके अलावा नाड़ी के जो है 8 गुण होते हैं। कुल मिलाकर के 36 गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, हमारे ऋषि पाराशर जी ये कहते हैं कि इसमें 18 गुण का मिलना जरूरी होता है। जैसे एक व्यापार करता है आदमी, और उसका जो है वर्ष भर का जब मूल्यांकन करता है तो उसके अंदर वो क्या देखता है, मैंने क्या खोया क्या पाया। अगर 36 गुणों में से अगर 17 गुण मिले, इसका मतलब ये है कि उसने जो है बराबर ना रह करके 1 गुण उसको कम प्राप्त हुआ, यानी 18 गुण मिलना चाहिए था आधे आधे के अंदर। अब वो उसका मिला नहीं है तो कहाँ कमी आई है, तो उन सबको जो है देखना पड़ता है। अब जैसे सबसे पहले वर्ण, अब वर्ण के अंदर क्या होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होता है। अब इन 4 वर्णों के अंदर हमें सबसे पहले वर्ण को जो है मिलान करना होता है। जैसे लड़की का वर्ण जो है ब्राह्मण हो गया जी, और वर का क्षत्रिय हो गया। अब आप एक बात देखिए, ब्राह्मण का काम है समझाना, मार्ग बताना, दिशा निर्देश करना और उसको फॉलो करना, ये काम जो है क्षत्रिय का होता है। अब अगर लड़की का ब्राह्मण वर्ण हो गया, इसका मतलब वो जो है ज्ञान देगी, बात बात के अंदर अपने आप की अहमियत जो है बताएगी, और ऐसी स्थिति के अंदर वर जो होता है, लड़का जो होता है, वो क्षत्रिय वर्ण है, और क्षत्रिय का जो गुण होता है वो तामसी होता है, क्रोधी होता है, अपनी चलाने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में ना उसकी चली और ना उसकी चली। अब आप ही बताइए इसका परिणाम क्या होगा? आपस में टकराव होगा। बिल्कुल। और टकराव होने के बाद फिर बाद में वो धीरे धीरे स्थितियां बढ़ते हुए, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उस दिन वो दोनों अपना अपना रास्ता अलग करने की सोचेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है, लव मैरिज करना बुरा नहीं है,
लेकिन जहाँ तक हमने अनुभव किया है वहाँ पर बहुत कम संख्या के अंदर लव मैरिज जो है वो सक्सेस हो पाती है, सफल हो पाती है। उसके कारण डीप यही है। और दूसरे नंबर पर किसी की जन्मतिथि होती ही नहीं है। अब जब जन्मतिथि नहीं होती तो दोनों के नाम से ही मैचिंग होती है, और नाम जो होते हैं वो जन्म के टाइम पर हमने कुछ भी जो हमें अच्छा नाम लगा वो नाम जो है हम उसके ऊपर रख देते हैं, और उस समय प्रचलित में जो भी प्रसिद्ध नाम होता है वही नाम दिमाग में आता है और वही नाम बच्चे और बच्ची का हम रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर वो गुण मिलान ठीक मैच नहीं कर पाते। दूसरे नंबर पर यह है कि कुंडली तो है लेकिन स्वयं ही मिला ली, नेट के ऊपर डाला दोनों की डेट, और उसके अंदर उनको मिल गया कि ये जो है 28 गुण मिल रहे हैं और इसके अंदर आप कर सकते हो। लेकिन 28 गुणों के अंदर जो 8 गुण हमारे जो घटे 36 में से, वो कहाँ घटे ये हमें कुंडली के अंदर देखना पड़ता है। उनके अष्टवर्ग के अंदर, अष्टकूट के अंदर हमें उसको देखना पड़ता है। तो वहाँ पर होता क्या है कि वो मैचिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। अगर हमने अष्टकूट भी देख लिए जी, तो कुंडली की गहराइयाँ तो बाद में हैं। तो ये सब मैचिंग प्रॉपर होना चाहिए। अगर अष्टकूट हमारे सब मिल रहे हैं तो फिर हम सोच सकते हैं, अभी फाइनल नहीं करेंगे, सोच सकते हैं। और अष्टकूटों के अंदर भी अभी तो मैंने आपको वर्ण दोष बताया। वश्य, वश्य के अंदर यह है कि कौन किसके वश में है। जैसे वश्य के अंदर वनचर, जलचर, थलचर, उभयचर। तो ये जो जीव है, जैसे जलचर है, उसका वन्यचर से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन जो जलचर है उसको वश में करने वाला कौन सा जो है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जलचर और थलचर दोनों ही होते हैं, जैसे कछुआ, जैसे मगरमच्छ, ये जलचर और थलचर भी होते हैं। और चतुष्पद जो गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, ऊंट होता है। और वनचर के ये वश्य हैं। वनचर है सिंह, व्याघ्र, चीता, ये उनके दबाव में आ जाते हैं, तो ये जो हैं ये वश्य होता है। तो यहाँ जब अगर हमने ये चीज़ नहीं देखी तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपद्रव या विघ्न वहाँ पर आता है। अब हमने वश्य देख लिया, तारा देखनी है। तारा 9 होती है, और 9 ताराओं में जब तक कि अभी तक तो बहुत से, मैं ये नहीं कहता कि सब, बहुत से जो विद्वान हैं, मैचिंग करते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि तारा किसको कहा जाता है। 9 तारा होती हैं, जिनके अंदर जो तारा हैं 9, उनके अलग अलग पृथक पृथक जो हैं उनके नाम होते हैं। जन्म और संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र। जब किसी की मित्र और अतिमित्र तारा है तो वहां पर गुण जो है उसको 3 मिल जाएंगे, यानी उनकी अच्छी चलेगी। लेकिन किसी की प्रत्यरी और किसी का की तारा वध है, तो वध जो तारा है यानी वो मारने वाली है, अशुभ। और प्रत्यरी जो है वो अति दुश्मन है। तो वहां पर या तो टकराव होगा या फिर किसी की मृत्यु होगी। तो वहां पर तारा का मिलान भी हमें कर लेना चाहिए। और इसके बाद फिर योनि। अब योनि के अंदर क्या है, स्वभाव को देखा जाता है, आपसी जो है मेल जोल को देखा जाता है। तो वहाँ क्या है कि जैसे किसी का नकुल और किसी की सर्प योनि है, तो अब आप ही बताइए कि वहाँ पर उनमें मित्रता है या शत्रुता है। उनमें शत्रुता है, तो शत्रुता है तो वो शत्रुता जीवन भर बनी रहेगी, अपना असर करेगी। दूसरे नंबर पर सिंह है और मृग है, तो ये इनमें आपस में शत्रुता है।
तो वो शत्रुता अगर आपसी अष्टकूटों के अंदर भी है, अगर वो जो है हमारे योनि दोष, उसको योनि दोष कहा जाता है, 4 गुण उसके कट जाते हैं। 5वें में गए राशि मैत्री। अब राशि मैत्री अगर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आपके हमारे बीच में अगर मित्रता नहीं है तो कहीं पर भी हम आपके ऊपर हमेशा शंका करेंगे, जी। आपके ऊपर आक्षेप करेंगे, तो वो बातें। और अगर मित्र हैं तो कोई आक्षेप भी करे तो उसको आदमी मजाक में ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में मित्र जो है, राशियों में मैत्री होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में आता है बकूट। बकूट के अंदर एक का अष्टम और एक का छठा, जिसको षडाष्टक बोलते हैं। षडाष्टक दोष। और षडाष्टक का मतलब क्या है? षठ और अष्टक, यानी छठा आठवां। इसका कितना महत्व है गुरुजी ये जन्म पत्र में खड़ाष्टक योग का? खड़ाष्टक योग की बात यह है, अगर वहां पर 6 और 8 आता है, हाँ जी, तो एक की दूसरे के द्वारा या तो जो है वहां पर मृत्यु है, और या फिर छठे का मतलब शत्रुता। तो या तो उनके शत्रुता रहेगी, या फिर एक दूसरा एक दूसरे के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। अच्छा, एक चीज और पूछनी इसी में। हाँ। एक होती है मैत्री खड़ाष्टक, एक होता है शत्रु खड़ाष्टक। ऐसा है। हाँ जी। इसके बारे में मैं बताऊंगा, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। केवल 2 कूट और बाकी रह गए। अब उसमें एक है गण, एक का राक्षस गण है और एक का मनुष्य गण है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है एक सात्विक प्रवृत्ति का होता है, और राक्षस गण उग्र प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति। तो वहां पर दोनों का मेल नहीं हो सकता, तो वहां पर वो गण दोष कहलाता है। और एक होती है नाड़ी। नाड़ियां 3 ही होती हैं, और 3 नाड़ियों के अंदर सबसे पहली बात है आदि, मध्य और अंत। तो आदि से आदि नाड़ी अगर किसी की मिल रही है तो वहां नाड़ी दोष होता है। मध्य से मध्य किसी की नाड़ी मिल रही है तो वहां पर नाड़ी दोष होता है, और अंत से अंत अगर किसी की मिल रही है तो वहां पर नाड़ी दोष होता है। अब उनके परिहार की बातें बाद में करेंगे हम। तो ये हमारे अब ये 36 गुण होते हैं। लेकिन एक बात है, अभी आपने प्रश्न किया था मित्र षडाष्टक और शत्रु षडाष्टक। जो मित्र राशि हैं लेकिन वहां पर षडाष्टक योग बना हुआ है, जैसे मेष है और दूसरे की वृश्चिक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो षडाष्टक योग बनता है जी। किसी की वृष है और किसी की तुला है, तो वहां पर षडाष्टक योग बनता है। तो अब यहां पर शास्त्र ये कहता है कि घबराओ मत। अगर कोई रोग है तो उसका इलाज है, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है। और वो रोग और समाधान आखिर वो हैं क्या, तो उसके बारे में जो है मैं आपको बताता हूँ। शास्त्र ये कहता है कि ना वर्ग वर्णो न गणो न योनि द्विर्द्वादशे वा षडष्ट केवा तारा विरुद्धे 9 पंचमे च राशि समैत्री शुभदो विवाह। अगर वर्ग दोष है, वर्ण दोष है, नाड़ी दोष है, न वर्ग वर्णो न गणो न योनि, न योनि दोष न गण दोष, और द्विर्द्वादशे नैव षडष्ट केवा। द्विर्द्वादश और षडाष्टक ये जो है उसमें बकूट दोषों में आते हैं। तो तारा विरुद्धे 9 पंचमे च, तारा भी विरुद्ध है और 9वीं 5वीं राशि है। लेकिन राशि सुमैत्री शुभदो विवाह, वहां पर अगर राशियों में मित्रता है तो ये इतने दोष हमारे समाप्त हो जाते हैं, यानी वहां पर हम विवाह का विचार कर सकते हैं। तो अब ये हो गया हमारा अष्टकूटों का। तो जो बाकी जो 7 थे, 7 कूट, उनका तो राशि मैत्री से ही निवारण हो जाता है या परिहार हो जाता है, लेकिन नाड़ी दोष के अंदर परिहार नहीं हो पाता। 9 नक्षत्र हैं, उन 9 नक्षत्रों के अंदर अगर वो नक्षत्र आ रहे हैं तो उनकी नाड़ी दोष समाप्त हो जाती है। रोहिणी, आर्द्रा, मृगेंद्र, अग्नि, ये जो श्लोक है आपने पढ़ा होगा,
तो उसमें 9 नक्षत्र हैं और 9 नक्षत्रों के अंदर दोनों के आ रहे हैं नक्षत्र, तो नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नाड़ी दोष का परिहार जो है हाँ। स्वर्ण की नाड़ी बना करके या चांदी की नाड़ी बना करके उसका दान किया जाए तो ठीक हो जाए। वो तो बात है, क्या ऐसा संभव है? आगे का उपाय। हाँ। लेकिन अगर कुंडली के अंदर ही, हमारे नक्षत्रों के अंदर ही अगर परिहार मिल जाए तो हम वहां तक क्यों जाएंगे? वो तब है जब हमारा परिहार नहीं हो रहा, और परिहार जब नहीं हो रहा, नाड़ी दोष का कोई परिहार नहीं होता। लेकिन नाड़ी दोष के अंदर यह है, एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषों न विद्यते। एक ही नक्षत्र के अंदर वर और वधु अगर दोनों हैं तो वहां पर नाड़ी दोष नहीं होता, नहीं मानना चाहिए, वहां नाड़ी दोष नहीं होता। लेकिन किन परिस्थितियों में? चरण उनका भिन्न होना चाहिए। अगर चरण भिन्न है तो वहां पर नाड़ी दोष जो है वो लागू नहीं होता। और एक नक्षत्र है और राशि 2 हो गई, जैसे कि मृगशिरा नक्षत्र है, उसके अंदर 2 चरणों तक वृष राशि होती है और अगले 2 चरणों के अंदर मिथुन राशि हो जाती है। तो नक्षत्र एक ही है और राशि अगर भिन्न हो जाए तो वहां पर भी नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। दूसरे नंबर पर राशि 1 है और नक्षत्र 2 हो गए, जैसे राशि 1 है मिथुन, और मिथुन के अंदर 2 चरण आपको जो है मृगशिरा के मिलेंगे और 2 चरण आर्द्रा के मिलेंगे। तो नक्षत्र 2 हो गए और राशि हो गई 1। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर नाड़ी दोष समाप्त हो जाता है। कहीं कहीं कोई ऋषि का ऐसा भी मत है कि अगर राशि स्वामी दोनों की एक ही हो, जैसे किसी की मिथुन राशि है और कन्या राशि है, और यहां पर अगर नाड़ी दोष आ रहा है तो वहां पर राशि से एक हो जाने से भी नाड़ी दोष समाप्त हो जाती है। लेकिन ये सर्वसम्मत नहीं है, ये किसी ऋषि का मत है। जैसे नाड़ी दोष आ रहा है, मेष और वृश्चिक राशि हो गई तो राशि स्वामी 1 हो गया, तो वहां पर भी नाड़ी दोष समाप्त हो सकता है। लेकिन ये सौम्य ग्रहों के लिए कहा गया है। मैंने जो मंगल का जो कहा ये अतिरिक्त बोल दिया है। लेकिन सौम्य ग्रहों में जैसे किसी की वृष राशि है और तुला राशि है और नाड़ी दोष आ रहा है, तो वहां पर राशि 1 हो जाने के कारण वहां पर नाड़ी दोष नहीं होता, समाप्त हो जाता है। इसके आगे चलते हैं तो धनु और मीन, इस 2 नक्षत्रों के अंदर, 2 राशियों के अंदर अगर कहीं पर नाड़ी दोष आ रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर राशि से 1 हो जाने के कारण नाड़ी दोष यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब ये मैंने 12 राशियों की बातें मैंने आपको बताई। अब आपने प्रश्न किया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर सोने की नाड़ी, चांदी की नाड़ी का विधान कहीं पड़ा नहीं है। कहीं नहीं है। बहुत से लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं, चांदी का विधान नहीं पड़ा, सोने का ही विधान माना गया। सोने की नाड़ी। लेकिन सबसे पहले सोने की नाड़ी का दान करना, या तो ये है कि 3 ग्राम सोना कम से कम, वैसे तो 1 तोला होना चाहिए। अच्छा। लेकिन 1 तोला सोना बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए वहां पर 3 ग्राम सोने की नाड़ी बना करके जिस समय पर कन्यादान हो रहा होता है तो कन्यादान से पहले वर वधू का हाथ लगवा करके नाड़ी उनके हाथ में रख करके और नाड़ी दोष निवारण के लिए संकल्प करना चाहिए, और वो नाड़ी दान की जा सकती है। लेकिन ये उपाय वो है क्या, किसी हार्ट के रोगी को ब्लॉकेज हो गई तो वहां पर स्टंट डाल देने के बराबर है। अच्छा। स्प्रिंग डाल देने के बराबर है। लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेगा। हाँ। कुछ ना कुछ तो दिन वो व्यक्ति और अधिक जी सकता है। तो उसी तरह से नाड़ी दोष के अंदर सोने की नाड़ी बना करके और वो दान करना चाहिए। अगर 3 ग्राम सोने की नाड़ी हम दान नहीं कर सकते, क्योंकि आज की स्थिति में 3 ग्राम सोना 20,000 रुपये का बनता है,
तो वहां पर पतले से पतला जितना भी तार आप उसका सोने का खिंचवा सकते हैं, तो एक पैर से तार को दबाइए और उस तार को ऊपर लेकर के, सर से लेकर के नीचे के पैर तक जो है आपको जा करके वहां पर उस तार को काट देना चाहिए। जितना वो तार बना उतने तार की, उतने सोने की आपको नाड़ी बनानी चाहिए और वो नाड़ी बना करके आपको जो है दान करनी चाहिए। लेकिन केवल सोने की नाड़ी दान करने से ही परिहार नहीं हो गया। आदि नाड़ी वरम हंता, मध्य नाड़ी च कन्याकाम और अंत नाड़ी द्वयोर हंति। द्वैर मृत्यु। तो यहाँ पर आदि नाड़ी वर के लिए घातक होती है, मध्य नाड़ी कन्या के लिए घातक होती है और अंत नाड़ी दोनों के लिए घातक होती है। तो यहाँ पर उनके जीवन के बचाव के लिए एक ही देवता है जिसका नाम है महादेव, जिसका नाम है मृत्युंजय, जो मृत्यु को जीतने वाला है। अगर आप में क्षमता है तो शादी में आप थोड़ा सा कटौती कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 1.25 लाख महामृत्युंजय आपको करवाना चाहिए जी। लेकिन अगर 1.25 लाख आप नहीं करवा सकते तो उसका आधा 62,500 मंत्र आपको करवाने चाहिए, और उतना भी नहीं कर सकते तो आपको 31,000 मंत्रों का जाप तो अवश्य करवाना पड़ेगा, अगर आपको उस नाड़ी दोष से बचना है तो। देखिए, विवाह होता है और विवाह के अंदर व्यक्ति अनाप शनाप खर्च करता है। फूल भी अगर वहां पर आएंगे डेकोरेशन के लिए तो 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख के फूल आ जाते हैं। वो कम भी किए जा सकते हैं अपना निवारण करने के लिए। लेकिन आज का समय वैज्ञानिक युग है, यहाँ पर लोग कहते हैं ये सब जो है ब्राह्मणों की कमाई का साधन है। ब्राह्मणों की कमाई का साधन नहीं है। अगर कहीं पर कोई इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल भी कमाई का साधन है, लेकिन वो आपके इलाज के लिए है। उसी तरह से ये भी काम जो है ये आपके इलाज के लिए है। तो ये इतना काम जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो अब इतनी बातें हमने आपको बता दी। कुंडली जब मैचिंग करते हैं, चलो जी, आप नामधारी पंडित हैं, आप नामधारी कथावाचक हैं और आपको जनता ने सोचा आप बहुत बड़े विद्वान हैं, तो ज्योतिषी भी आप अच्छे होंगे, तो वहां पर उन्हीं के पास चले जाते हैं और जाकर के कहते हैं महाराज ये जरा मैचिंग कीजिए, और वो कहते हैं जाओ बच्चा, हम कहते हैं ये अपने जीवन के अंदर जो है सुखी रहेंगे, जबकि उनको उसके विषय के अंदर कोई जानकारी नॉलेज नहीं है। किसी संत के पास चले गए, अरे भाई वो जो है आध्यात्मिक गुरु हैं। ज्योतिष जो है ये संसार के लिए है, वो सांसारिक गुरु नहीं है। इनकी जानकारी है, ये मैं नहीं कहता कि नहीं है, हो सकती है, लेकिन है या नहीं है ये आपको जानकारी नहीं है। चलो जी, वहां मिलाया। अब उसके पश्चात अगर किसी ने कहीं पर अपने जीवन के अंदर कोई ऐसी बातें किसी को बता दी और वो बात संभव हो गई, उसकी पूर्ण हो गई, तो आपकी नज़र में उससे बड़ा विद्वान कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो ज्योतिष का ज्ञाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्राय आदमी सबसे नज़दीकी संपर्क करना चाहता है, और नज़दीकी संपर्क के अंदर वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले मंदिर के अंदर पहुँचेगा, क्योंकि मंदिर में ब्राह्मण होते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण कितने विद्वान हैं, ज्योतिष के कितने जानकार हैं? मंदिरों में प्रायः विद्वान बहुत कम मिलते हैं। मंदिर के अंदर केवल वो ब्राह्मण मिलते हैं जो पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, प्रसाद वितरण कर सकते हैं या मंदिर की देखभाल कर सकते हैं। इतने ही जो हैं विद्वान मंदिर के अंदर पाए जाते हैं। तो लोग वहाँ जा कर के मैचिंग करवा ली, उन्होंने कह दी ठीक है कुछ नहीं होगा, जाओ, ये काम हो गया। अब इसके पश्चात अगर इतनी बातें जो हैं वहाँ पर हो गई, तो हो जाने के बाद अब एक चीज़ और है, आजकल तो पंचांग सभी लोग रखते हैं, आता कुछ नहीं है मिलाना, वो बात ऐसे बोल देते हैं मिल गया। देखो ऐसा है, सारणियाँ बनी हुई हैं, बस उसके आधार पर वो सारणियाँ बनी हुई हैं और उन्होंने इतना ही देख लिया कि यहाँ पर जो है इससे इतने गुण मिल रहे हैं। तो गुरुजी मेरा प्रश्न एक और है, बहुत लोगों का मैंने देखा है, कोई कहते हैं हमारे 36 गुण मिल गए जी,
32 गुण मिल गए, 26 गुण मिल गए, लेकिन गुणों को मिलने के बाद भी या तो उनका रिश्ता टूट जाता है बीच में, या उनका दाम्पत्य जीवन जो है बिल्कुल खराब हो जाता है। ये कौन सा ऐसे ग्रह, ऐसे कौन से होते हैं जो दाम्पत्य जीवन को भंग कर देते हैं? देखिए, कुछ तो कुंडली में ग्रह होते हैं, हाँ जी, और कुछ दोष आप में और हम में होते हैं। जी, आप में और हम में तो दोष क्या है कि लड़का और लड़की दोनों शिक्षित होते हैं। शिक्षित होने के बाद उपार्जन में भी लगे हुए हैं, सर्विस में भी लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक दूसरे के प्रति कभी झुकने को तैयार नहीं होता, क्योंकि लड़की को यह हौसला है कि मुझे इसकी ज़रूरत क्या है, मैं जीवन के अंदर दूसरा विवाह भी कर लूँगी और मैं कमा भी लूँगी, तो मैं इसके ऊपर आश्रित नहीं हूँ। तो ये जो मन की सोच है, ये भी विवाह को तोड़ने वाला रास्ता है। दूसरी बात, आप किसी को चाहते हो, विवाह भी कर लिया, मैचिंग भी हो गई, और अगर किसी संग से, दुस्संग से, कुसंगति से अगर किसी का मन किसी और तरफ चला गया, तो वहां पर पहले संबंध को वो जो है नेगलेक्ट कर देती है। मुझे यहाँ नहीं, मैं तो यहाँ पर सुखी रहूँगा। तो ये जो बातें हैं, ये भी हमारे दुख के कारण और अलगाव के कारण बनते हैं जी। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुंडली के माध्यम से भी बताऊंगा। लेकिन पंडित जी, बात ये है, जब विवाह करें तो एक लड़की का पिता क्या देखने जाता है? खानदान कैसा है, सबसे पहले बिल्कुल जरूरी। दूसरे नंबर पर घर कैसा है, और कारोबार कैसा है, क्या है, कमाई कैसी है, लड़का कैसा है, लड़के का नेचर कैसा है, रूप और स्वरूप में कैसा है, ये सारी बातें वहाँ पर देख करके और फिर बाद में जो है रिश्ता तय किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले संपूर्ण स्वस्थ रहना, ये रिश्ते की नींव है। अगर दोनों स्वस्थ हैं तो वो रिश्ता चलेगा, लेकिन दोनों में से एक भी अगर अस्वस्थ है और कोई ऐसी व्याधि, कोई ऐसा रोग उनके जीवन के अंदर लग गया जिसका कोई निवारण नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आदमी एक दूसरे से पीछा छुड़ाने के क्रम में जो है लग जाते हैं, तो वहाँ भी रिश्ता टूट जाता है। दूसरे नंबर पर लड़के और लड़की की समुचित शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि लड़का अगर मान लीजिए एक क्लास कम पढ़ा हुआ है और लड़की अगर एक क्लास ज़्यादा पढ़ गई, तो वहाँ पर भी वो रिश्ता नहीं चल पाता। क्यों? लड़की के मन के अंदर ईगो रहेगा और लड़का अपने आप में जो है वो हीन भावना का शिकार होगा। तो यहाँ पर भी किसी न किसी तरीके से ये रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं। और कुंडली मिलान के समय पर ये तो सब देख लिया जाता है कि कितना गुण है, कैसा नहीं है, लेकिन ये सारी बातें अब एक सामने अगर कोई व्यक्ति आ गया, लड़का बहुत स्वस्थ है, सुंदर है, लड़की बहुत स्वस्थ है, सुंदर है, लेकिन उनके अंदर कोई असाध्य रोग की संभावना है भावी जीवन में, तो वो बात कुंडली बताएगी कि इसके महारोग की स्थिति है, साधारण रोग की स्थिति है। अब साधारण रोग तो हर किसी को होता है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके कोई रोग ना होता हो, लेकिन एक है साध्य, सुख साध्य, दुस्साध्य और असाध्य। अगर असाध्य रोग हो गया तो वहाँ पर भी जो है वो जीवन टूटने के कगार पर आ जाता है। अब यहाँ ये आपने गहराई से कुंडली में देखा नहीं, ये किसी कंप्यूटर के ऊपर नहीं है, ये किसी नेट के ऊपर नहीं है, या किसी साधारण पंडित के पास में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसकी गहराई में जो गोता लगाने वाला पंडित होगा वही इन चीज़ों को निकाल करके देगा। अब हम चलते गए, मान लीजिए किसी की आयु दीर्घ है और किसी की आयु अल्प है, तो हो गया जीवन खराब।
किसी की भी एक की आयु अगर कम है तो वहाँ पर वो कम उम्र के अंदर ही अंत हो जाएगा उनका, तो भी गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाता बर्बाद हो है। जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ये भी देखना होगा कि इनके जीवन के अंदर कौन इनमें दीर्घायु है और कौन इनमें अल्पायु है। अगर अल्पायु लड़का है या लड़की है तो दीर्घायु लड़के या लड़की से उनका संबंध नहीं कराना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं इस कुंडलियों के चक्कर में, पत्रियों के चक्कर में हमें तो बढ़िया बढ़िया रिश्ते हमारे हाथ से चले जाते हैं। लेकिन चले तो जाते हैं, लेकिन अगर आपने इतनी बातों को नहीं सोचा तो उनका परिणाम जीवन के अंदर मिलेगा। अब कुंडली के अंदर एक चीज और भी हमें देखना चाहिए कि किसके एक से अधिक विवाह के योग हैं जी, किसके एक ही विवाह है। तो इन बातों के ऊपर हमें विचार उसके अंदर कुंडली के अंदर ही हमें करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, फोन उठाया, गुरुजी जरा ये मिला देना। अरे गुरुजी पागल हैं, हाँ जी, जो तुम्हारा इतना जो है वो मिला करके देंगे। तुम अपने घर बैठे हो, आने जाने का खर्चा भी तुम्हारा नहीं हुआ, टाइम भी तुम्हारा नहीं हुआ, और एक दुनिया के अंदर बेकार पंडित जी ही है, गुरुजी ही है। अगर मिला दिया तो गुरुजी बहुत बढ़िया, और नहीं मिलाया तो गुरुजी से बुरा कोई नहीं। स्वार्थी हो गए, ये तो लोभी हो गए, लालची हो गए। तो अब जिसने अपना समय देना है, सेवा देनी है, तो उसकी सेवा दीजिए, तभी उसमें से जो है रत्न निकल करके आएंगे और उसमें पूरी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। अब इतना आयु की भी बात हो गई, ये भी बात हो गई। अब हमें ये देखना चाहिए, एक विवाह, दो विवाह, अधिक विवाह, उनको भी कुंडली के अंदर देख लेना चाहिए। अब इतना हमने देखा, और देखने के बाद अगर मान लीजिए कुंडली में एक और दोष है, कोई लड़का या लड़की अगर व्यभिचारी योग है तो भी जीवन नष्ट हो जाता है। और व्यभिचारी योग है तो वो योग जीवन में घटित होगा तो फिर आपस में जो है मेल खराब होगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, कोर्ट में जाएंगे और वो रिश्ता टूट जाएगा। अब इतना तो हो गया, आपने 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला लड़का देख लिया, 10 लाख रुपए महीना कमाने वाली लड़की देख ली, लेकिन अगर कुंडली के अंदर एक दोष आपने नहीं देखा, और वो दोष है नपुंसकता जी। अब नपुंसकता का जो है ये विचार हम कैसे करें? या तो हम उसका मेडिकल करवाएं, या फिर उसको प्रयोग में लेकर के देखा जाए। तो इसमें शनि और बुध के ही नपुंसक ग्रह हैं, इनको भी देखा जाएगा। नपुंसक ग्रह नहीं, नपुंसकता योग। योग शनि और बुध के द्वारा ही तो बना। शनि, बुध, शुक्र। अगर शुक्र कमजोर है, हाँ, वो भी नपुंसक बन जाता जब शुक्र कमजोर है तो उसमें पौरुष की कमी होगी, और पौरुष की कमी है तो अंततोगत्वा एक दिन वो नपुंसक हो जाता है। हाँ। तो इसी तरह से अगर नपुंसक योग को नहीं देखा और विवाह कर दिया, कई बार देखा है, लड़की का विवाह हुआ, तीसरे दिन वो अपने घर है जी। क्यों? अरे जो लड़का है ही नपुंसक, तो उसका जो है साथ निभाने से या जीवन में साथ रहने से हमें जो है लाभ क्या होगा? कोई बातें उत्पन्न होती हैं आपके विचारों में? अगर किसी के पुत्र योग है, संतान योग है, तो उसको देखिए, नहीं है तो उसको देखिए। जब संतान नहीं होगी तो मालूम है पुरुष क्या करेगा? हाँ। दूसरे विवाह की विचार करेगा। दूसरा विवाह करेगा। वो उसने मेडिकल भी करवा लिया, ट्रीटमेंट भी करवा लिया, आपके पूजा पाठ भी उसने सारे करवा लिए, लेकिन फिर भी अगर संतान का योग उसको नहीं है या संतान उसको नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या करेगा? घर वाले उस पर दबाव डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा जो भी हो, इसको रख सकता है तो रख, वरना इसको छोड़ और दूसरा विवाह कर ले। अब दूसरा विवाह उसने कर लिया तो उस लड़की का तो जीवन बेकार हो गया, उस लड़की का तो जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि संतान नहीं होने के कारण से उसकी कदर नहीं रही। और दूसरी आने वाले के अगर संतान हो गई तो इसका तो जीवन बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है। तो संतान के बारे में भी सोचो। और कई बार पंडित जी ऐसी चीजें होती हैं कुंडली के अंदर, विधवा योग भी नहीं है, संतान भी होने का योग है,
और फिर भी नहीं हो पाती, फिर भी नहीं हो पाती। फिर भी नहीं हो पाती, तो उसके और भी कारण हैं। हाँ, बहुत से कारण और हैं। वो कारण कुंडली में भी नजर नहीं आते। देखा, कंप्यूटर में मिलाया, हाँ जी बस ठीक है जी, जाओ ये लो 2 मिनट में फैसला। पूरी जिंदगी का फैसला 2 मिनट के अंदर कर देना, कंप्यूटर से हो जाता है। वो जो है कोई उचित थोड़ी है। अब एक योग के बारे में मैं आपको बताऊं, आप जानते भी होंगे, प्रयोग भी आपके सामने आया होगा। विवाह का, विवाह की बात नहीं है, अभी उन योगों की बात कर रहा हूं। अच्छा, कि उसका वो एक ऐसा विष कन्या योग। विष कन्या योग, हाँ। अब विष कन्या योग कुंडली के अंदर तो देखेंगे ना भाई, विष कन्या योग तो इसके नहीं है, इसके तो वैधव्य योग भी नहीं है, इसके तो संतान योग भी है, इसके तो जो है बांझ योग नहीं है। बांझ योग भी होता है कुंडली में। 5 प्रकार के होते हैं। क्या? अपुष्पा, काक वंध्या च, वंध्या या च व्रतार्भका, स्रवद गर्भा, ये 5 योग होते हैं। अपुष्पा, कोई महिला पुष्पवती नहीं होती। पुष्पवती का मतलब है मासिक धर्म से नहीं होती, मासिक धर्म। तो उसके आगे विवाह का कोई औचित्य नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि संतान तो उसके होगी नहीं। तो अपुष्पा, काकवंध्या, और काकवंध्या के अंदर एक बार तो संतान होती है, लेकिन उसके बाद उसके संतान ही नहीं होती। ये जो है काकवंध्या योग कहलाता है। अपुष्पा काकवंध्या च, वंध्या जिसके संतान होती ही नहीं, या च मृतार्भका, या फिर होती तो है, हाँ, मर जाती है, लेकिन वो जीवित नहीं रहती। ये भी एक बहुत बड़ा दोष है, और ये ग्रहों के कारण से ही बनता है। वंध्या या च मृतार्भका, स्रवद गर्भा, या गर्भ धारण तो होता है लेकिन नष्ट हो जाता है, किसी के 3 महीने में, किसी के 5 महीने में, किसी के 3 महीने में, किसी के 5 महीने में। यानी जब जब भी गर्भ धारण होता है तब तब वो नष्ट हो जाता है। तो स्रवद गर्भा, तो ऐसी जो है 5 परिस्थितियां बनती हैं संतान के उत्पन्न होने के अंदर। तो वो कुंडली के अंदर गहराई से अध्ययन करने पर ही पता चलती है। जैसे सुतस्थाने गतो राहु, हाँ, सुतस्थाने गते राहु और भौम दृष्टा सुतक्षयः। अगर 5वें स्थान के अंदर राहु बैठा हुआ है और वहां पर मंगल देख रहा है, तो वहां क्या होगा? सुतक्षयः, संतान तो होगी लेकिन गर्भ तक ही रहेगी, वो गर्भ से बाहर नहीं आएगी। तो वो जो है स्रवद गर्भा के अंदर आ जाते हैं। तो इन चीजों को कुंडली में देखा जाता है, कंप्यूटर आपका नहीं बताएगा, उसके लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता है। कोई भी साइंस उसको नहीं बता सकती। डॉक्टर वहां पर ये कह देंगे इसके गर्भाशय में रसोली है, इसके गर्भाशय में ये है, उसके गर्भाशय में वो है। ठीक है, वो अपनी जानकारी सही दे रहे हैं, लेकिन वो रसोली या कोई और कारण, सूजन, ये क्यों बनी? ये उस ग्रह के कारण से बनी। अच्छा गुरुजी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे लिखा कि धनुर्धरो जग पंचम भागो प्रसव शौक्य फलम न च दृश्यते। अगर पंचम भाव में धनु राशि हो तो उसको पुत्र का सुख ही प्राप्त नहीं होगा, क्या ऐसा सही है? ये धनु राशि हो, हाँ, केवल धनु राशि के माध्यम में ये एक श्लोक लिखा हुआ है, धनुर्धरो जग पंचम भागो प्रसव शौक्य फलम न च दृश्यते। ये अपवाद है। हाँ, देखिए, सिंह राशि वाला जो भी होगा, सिंह लगन वाला होगा, तो पंचम में कौन सी राशि होगी? हाँ, वही धनु राशि। हाँ, अब इन सबको जाने दो। हाँ, सिंह राशि वाले बहुत से व्यक्ति, हाँ, सब पुत्रवान मेरे सामने हैं। हाँ, उनमें से एक तो बहुचर्चित और सुप्रसिद्ध हमारे प्रधानमंत्री हुए, उनका सिंह लगन था, तो पंचम में धनु राशि होगी। उनके एक बेटा और एक बेटी है, बिल्कुल, नाम नहीं लूंगा। हाँ, हाँ, लेकिन एक बेटा और एक बेटी है। एक हमारे मित्र, उनका सिंह लगन था, और सिंह लगन के अंदर उनके जो है 3 पुत्र और 2 कन्याएं हुई। अब धनु राशि अपवाद हो गई ना, अपवाद है। सबको जाने दीजिए। मेरे स्वयं का पुत्र
उसके जो है सिंह लगन है, लेकिन 2 बेटे हैं उसके। 2 बेटे। तो केवल एक राशि को पकड़ करके आप फलादेश नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, एक राशि से कुछ नहीं होता ठीक है, उससे ऐसा हो सकता है, हो सकता है जो लेकिन ग्रहों का। अब हाँ। पंचमेश को भी देखिएगा। अगर पंचमेश वो बृहस्पति लग्न के अंदर बैठा हुआ है हाँ। तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? पंचम में जाएगी। पंचम में जाएगी। हाँ। और अगर किसी भी जगह का कारक ग्रह उस स्थान को देखेगा रहा है। तो उसका फल उसको अवश्य देगा। अवश्यम भावी होगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हाँ, अगर वो ग्रसित भी है या अशुभ स्थानों में चला गया हाँ। तो ये बातें जो है वहां पर देखने की होती नहीं, है, लागू नहीं होती। वो लागू नहीं होती। हाँ। अब आपने जो है कहीं पढ़ लिया या आपके अनुभव में आया होगा, एक श्लोक है, मानसागरी का ही श्लोक है ये। नहीं होगा। हाँ, पर लेकिन ये जो है ना, मैंने देखा भाव का फल जो है ना, एक चीज को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। एक चीज से फल नहीं मिलता। हाँ, ग्रह भाव भावेश भाव कारक जब तक हम सबका मिलान नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि ऐसा हुआ है, कोई आया था मेरे पास में, उन्होंने कहा पंडित जी धनु, किसी ने लिखा है कि धनु धनु जगह पंचो भागो प्रसव स्व के फलम नच दृश्यते, इसकी तो संतान ही नहीं होंगी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा अवश्य संतान होगी, क्योंकि ये तो राशि से है ना, बाकी और ग्रह तो शुभ है जो संतान भाव को देख रहे हैं, इसका पुत्र योग बनेगा। उसका पुत्र हुआ। हाँ, तो सादरा में रहते हैं, ये सादरा, नवीन सादरा में। केवल एक बात को देख करके हाँ, और उसका निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। चाहिए। हाँ। अब एक व्यक्ति चौराहे के ऊपर बंदूक लेके खड़ा हुआ है, हाँ। तो आपने सोचा कि ये बंदूक लिए हुए आदमी डाकू होगा। अरे भाई, वो पुलिस का सदस्य भी हो सकता है, वो सेना का जो है कोई सैनिक भी हो सकता है, या कोई अपने ही सुरक्षा के लिए किसी को बंदूक मिली हुई है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में हम उसको ये कैसे कह देंगे कि ये घातक है, घातक ये हिंसक है, ये मार डालेगा। उसी तरह से केवल एक ही तथ्य को लेकर के नहीं चलना चाहिए ज्योतिष के अंदर। हाँ, ठीक बात। जब तक हम भाव, भावेश, भाव का कारक, इन सबको जब तक नहीं निर्णय कर लेंगे। चलो, अब ये सब बात है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तो वो उदाहरण क्या है? सामने जो कुंडली है ना, जो आप देख रहे हैं, मालूम है वो मकर लगन की कुंडली है जी। और मकर लगन की कुंडली के अंदर सप्तमेश कौन होगा? हाँ। सप्तमेश कौन होगा? कर्क हो गया। कर्क हो गया। हाँ। तो कर्क का मालिक चंद्रमा हो गया। चंद्रमा हो गया। हाँ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें सप्तम स्थान देखना चाहिए। सप्तम स्थान की स्थिति क्या है जी। अगर सप्तम स्थान की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो देखिए आप इस कुंडली के अंदर जी। देखिए, एक तरफ शनि है जी। छठे भाव के अंदर जी। और उसके दूसरे भाव में यानी अष्टम भाव के अंदर मंगल और सूर्य हैं जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो है दोनों तरफ से पाप ग्रहों के कारण से वो स्थान ग्रसित हो गया। ग्रसित हो गया। तो इस योग को आप क्या कहेंगे? पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग हो गया। कर्तरी योग कह दीजिए या पाप कर्तरी योग कह कर्तरी ही दीजिए। हो गया, क्योंकि पाप ग्रह हो गए दोनों। इसका मतलब ये है सप्तम स्थान लेते हैं हम विवाह से। विवाह से। तो इसमें 3 भागों में हम बांटते हैं, विवाह के सुख को, संतान के सुख को, धन के सुख को, परिवार के सुख को हम 3 भागों में बांटते हैं। मिलेगा, आंशिक मिलेगा, मिलेगा सामान्य मिलेगा जी। मिलेगा लेकिन बहुत प्रचुर मात्रा में उसका सुख मिलेगा। तो सप्तम स्थान को उसके बारे में हमें देख लेना चाहिए। तो जब यहाँ पर ये सप्तम स्थान जो है एक तरफ शनि और एक तरफ मंगल और सूर्य, ये 2 ग्रह जो है इसके अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये स्थान पाप कर्तरी योग में आ गया, अर्थात हमारा 33% सुख गायब हो गया। अब बचा कितना? 66 पॉइंट, 33.3, 33.3, 33.3 को मिलाएंगे तो वो लगभग 100% सुख मिलता है। लगभग चले जाएगा। तो अब यहां से 33.3% सुख हमारा गायब हो गया। पहली बात, विवाह में ही बाधा, क्योंकि सप्तम स्थान हमारा ग्रसित हो गया। लेकिन अभी हम कह के चले गए कि केवल एक स्थान को ही देख करके निर्णय नहीं कर लेना चाहिए, स्थानेश के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए जी। तो स्थानेश का जो है, अब यहाँ सप्तम का स्थान का मालिक जो है वो चंद्रमा है। अब ये देखिए आप कहाँ बैठा है जी। 12वें।
12वें भाव में बैठा है। जब 12वें भाव में बैठा हुआ है तो वहां पर शास्त्र ये कहता है कि सप्तमाधिपति षष्ठे व्यये व पाप पीड़ितो। सप्तमाधिपति अगर छठे स्थान में है, व्यय स्थान में है, 12वें स्थान में है जी, तो सप्तमाधिपति षष्ठे व्यये व पाप पीड़ितो। यदि वो पाप पीड़ित है तो इस ऐसी स्थिति के अंदर हमारा एक सुख और गायब हो गया। अर्थात अब हमें 66.6% सुख जो है हमारा हाथ से निकल गया। अब रह गया तो मात्र क्या, केवल 33.3% सुख जो है हमारे हाथ में है जी, वो अब उस स्थान के कारक के ऊपर देखेंगे जी। और सप्तम का कारक 2 होते हैं, बृहस्पति भी और शुक्र भी। तो शुक्र पुरुष के लिए होता है हाँ, और बृहस्पति जो है वो कन्या के लिए होता है। हाँ। तो अब हमें बृहस्पति के ऊपर जो है दृष्टि डालनी होगी। तो बृहस्पति अष्टम स्थान के अंदर बैठे हुए हैं जी, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो अष्टम स्थान के अंदर कोई भी ग्रह अगर बैठा होता है तो वो शुभ फल नहीं दे पाता, लेकिन अब हम उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर जा रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि मिल रही है या अशुभ ग्रह की दृष्टि मिल रही है। तो अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो बृहस्पति अष्टम स्थान के अंदर बैठा हुआ है जी, और उसके ऊपर छठे स्थान में बैठे हुए शनि की दृष्टि जा रही है। शनि की पूर्ण दृष्टि है, तृतीय दृष्टि हो गया बृहस्पति ग्रसित जी। जब बृहस्पति वहां पर ग्रसित हो गया तो इसका मतलब, और केवल एक ही जगह से ग्रसित नहीं है, उसके लड़की के जो है चतुर्थ स्थान के अंदर राहु, देखिए राहु बैठा हुआ है जी। राहु की दृष्टि कौन सी, राहु की पंचम, तो 5वीं दृष्टि से उस बृहस्पति को वो देख रहा है। पूर्ण दृष्टि से देख रहा अब हुआ क्या कि एक तो वो शनि की दृष्टि में आ गया और एक वो राहु की दृष्टि में आ गया जी। तो ऐसी स्थिति में वो बृहस्पति भी समाप्त हो गया। तो 3 जगह पर जो हम देखते गए ये तीसरा कारण भी वहां पर उपस्थित हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या, अगर कोई ग्रह 9 मास में जाकर के ठीक हो जाता है, कहीं और जाकर के ठीक हो जाता है, अभी तो इतनी बातें नहीं है, अभी हमें उन ग्रहों की सप्तमेश की और सप्तम के कारक की डिग्रियों को भी देखना पड़ेगा। वो अस्त और कम डिग्रियों में निर्बल ना हो, उनको भी हम देखेंगे। तो ये चौथे कारण से फिर सिद्ध होगा कि वो जो है यहाँ पर कारगर नहीं है। तो यहाँ 3 कारण आ गए, चौथा कारण भी मान लो आ जाए तो फिर तो ब्रह्मा भी उसको संतान नहीं दे सकता। गुरु जी, और राहु चतुर्थ में बैठा है और द्वादश में जो चंद्रमा बैठा है, अष्टम में, हाँ द्वादश में, हाँ, तो राहु की दृष्टि तो चंद्रमा में भी पूर्ण है, चंद्रमा पर भी पूर्ण है और उस बृहस्पति पर भी पूर्ण है। हाँ। तो अब यहाँ पर परिणाम ये होगा, भगवान ना करे, ये किसी का भी बालक है, ये उदाहरण दे रहे हैं हम, ये सटीक किसी के ऊपर नहीं बोल रहे, ये उदाहरण है। लेकिन इसमें या तो विवाह होगा ही नहीं, कितनी ही सुंदर लड़की हो, कितना ही सुंदर लड़का हो, कितने ही उनकी आमद हो जी, और कितने ही वो फेम हो, प्रसिद्ध हो, लेकिन उनका विवाह नहीं होगा। ऐसे हमारे इन योगा योग में ग्रसित हमारे एक प्रधानमंत्री भी हुए हैं जिनका विवाह नहीं हुआ। जानते गए, दुनिया जानती है, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं हुआ, यही सब कारण थे। तो पहली बात तो उसका विवाह नहीं होगा, और विवाह अगर हो गया तो वो चल नहीं पाएगा। हाँ, सुख भंग योग हो गया है, चलेगा हाँ, तो तनाव से चलेगा, चलेगा। आज छूटा आज छूटा आज छूटा, ये परिस्थितियां जो है उसकी बनेगी, या फिर उन दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाएगी। तो वो जो सुख है वो हमारा वहाँ से वंचित हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इतनी ही बातें, ये तो हमने एक उदाहरण दिया है आपको। तो ऐसे ही उदाहरण हमें पहले देख लेने चाहिए कि कौन व्यक्ति, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो ये कहते हैं मुझे नेम फेम एंड मनी मेरे जीवन में कितनी है। अरे भाई, हम किसी को हतोत्साहित तो करेंगे नहीं, हम किसी को
भयान्वित तो करेंगे नहीं, हम उसकी उमंगों को तोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम वहाँ पर क्या कहेंगे, है बेटा, नेम भी है, फेम भी है और मनी भी है, लेकिन ये सब आपको पुरुषार्थ से प्राप्त होगी, आपके कर्मों से प्राप्त होगी। तो वहाँ पर हम उसको कैसे भी करके और संतोषप्रद जो है हम जवाब देते हैं। लेकिन वो अगर नेम चाहते गए, फेम चाहते गए, तो उनके भाग्येश को भी देखना पड़ेगा। भाग्येश की स्थिति क्या है जी, चतुर्थेश की स्थिति क्या है। प्रसिद्धि चतुर्थ स्थान से मिलती है, भाग्य नवम स्थान से मिलता है। तो उन दोनों के ग्रहों की स्थिति को देखा जाएगा, वो कितने स्वतंत्र हैं, कितने बलवान हैं डिग्रियों में, और स्थान विशेष पर जो है वो बलवान हैं, या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं या नहीं हैं। उन सबको देख करके और फिर निर्णय किया जाता है। देखिए पंडित जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे पास 2 दिन पहले ही एक डॉक्टर की कॉल आई कि पंडित जी, कोरोना से पहले मेरी स्थिति बहुत बढ़िया थी, मेरी क्लिनिक है बहुत बढ़िया चलती थी, लेकिन आज मैं पैसे के लिए मोहताज हूं। हमने कहा अपनी डिटेल भेजिए, देखें ऐसा क्या कारण है। तो उसमें जो डिटेल उन्होंने भेजी और उसका अन्वेषण किया गया, उसके अंदर जब गहराई से उसमें देखा गया, तो भाग्येश जो था वो 0 डिग्री में था। तो जिस व्यक्ति की का भाग्येश अगर 0 डिग्री में है, तो वो भाग्य बढ़ेगा कैसे। तो ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर बन गए तो हम बहुत बड़े वो हो गए, वहां पर भी भाग्य काम करेगा, भाग्य से आगे तरक्कियां होंगी। एक डॉक्टर ऐसा भी देखा, क्योंकि अनुभव जीवन का, अब जितनी उम्र ली है तो उतना अनुभव भी है। एक डॉक्टर ऐसा भी देखा जो छोले भटूरे की सप्लाई होम डिलीवरी करता था। अब बताइए, तो क्या MBBS हो जाना कोई बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन एक डॉक्टर MD होकर के कुछ नहीं कर पाता, और एक MBBS होकर के शाम को नोट गिनने वाला दूसरा आदमी बैठता है उसके पास। जब तक दूसरा नहीं बैठेगा, जब तक वो नोट नहीं गिन पाता। तो ये जो इतनी बातें हैं पंडित जी, ये सब भाग्य बसात होती है। भाग्य, कई व्यक्ति ये कह देते हैं कि कर्म करो, भाग्य की चिंता मत करो, लेकिन भाग्य और कर्म अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के पहलू है। आपके भाग्य में 1 करोड़ रुपया है और वहां पर पड़ा हुआ है। अब आप जब तक कर्म नहीं करेंगे, वहां तक जाओगे नहीं। कर्म के, वो जाना जो है कर्म है, उसको पाना कर्म है, चीज दिख रही है वो भाग्य है, तो कर्म तो और उसको प्राप्त करना जो है वो आपका कर्म है। तो कर्म, और क्योंकि कर्म 10वां स्थान है और भाग्य 9वां स्थान है, दोनों एक ही दूसरे के आगे पीछे हैं, आगे पीछे। तो जब तक कर्म नहीं करेंगे, जब तक जो है हम कुछ वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये नेम, फेम और मनी एक बात है। कोई आदमी ये सोचे कि एक अमीर का बच्चा अमीर ही बनेगा, क्या ऐसा संभव है? कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गरीब का बच्चा कभी अमीर नहीं बनेगा। बन सकता है, ये क्या संभव है? और बने भी हैं, है ना। हाँ। तो वो कर्म से तो बने कर्म हैं, से, लेकिन कर्म के साथ साथ भाग्य ने उनका साथ दिया। जब तक भाग्य साथ नहीं देगा, वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो भाग्य और कर्म दोनों मिलकर के ये जो है आगे बढ़ेंगे। अच्छा गुरुजी, कन्या की कुंडली में शुक्र अगर नीच का हो, जैसे सिंह लग्न है और कन्या राशि में ही द्वादश भाव में नीच का हो, तो उसका कन्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी आपने क्या कहा, कन्या लग्न है? नहीं, सिंह लग्न है। सिंह लग्न है, हाँ, तो द्वितीय स्थान के अंदर आएगा। हाँ, द्वितीय स्थान में नीच का हो गया माना, तो कन्या राशि में नीच का हो गया शुक्र, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? देखो, शुक्र हमें जीवन में क्या क्या देता है। रूप,
शुक्र जितना बलवान होगा, जितना प्रसन्न होगा, उतना ही शुक्र से संबंधित वैभव का देना ये शुक्र का काम है। वैभव का आनंद भोगना ये शुक्र का काम है। जीवन के अंदर भोग विलासिता ये सब शुक्र का काम है। सौंदर्य शुक्र का काम है। आकर्षण विकर्षण ये सब जो है शुक्र का काम है। तो ये शुक्र वहां पर बैठा हुआ है, तो शुक्र जितना निर्बली होगा, अगर वो नीच राशि में है तो निर्बल हो गया। लेकिन कहीं कुंडली के अंदर ऐसे भी योग दिख जाएंगे आपको जिससे उसका नीच भंग योग हो रहा है। अब नीच भंग हो गया तो नीचत्व का फल नहीं करेगा, वो अपना है तो स्वराशि का फल करेगा या उच्चत्व का फल करेगा। अब नीच भंग देखो, ज्योतिष एक अथाह समुद्र है। समुद्र शास्त्र ये कहता है कि इंद्र पढ़ने वाला हो और बृहस्पति पढ़ाने वाले हो। तो अब आप ये अनुमान लगाइए कि इंद्र की आयु क्या होगी और बृहस्पति की आयु क्या होगी। तो इंद्र पढ़ने वाला हो और बृहस्पति पढ़ाने वाला हो तो भी शास्त्र का खात्मा नहीं होता। मतलब इसका अंत नहीं है। अंत नहीं। तो ज्योतिष जो है एक अनंत विद्या है, इसका कहीं कोई था नहीं है। जैसे आदि ना अंत, जैसे परमात्मा का है, उसी तरह से हमारे ज्योतिष शास्त्र का भी है और हर शास्त्र का है। मेडिकल के अंदर भी आज ये रिसर्च, आज ये रिसर्च, आज ये रिसर्च, आज हम उस स्तर तक पहुंच गए और अभी वो खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी आगे तक जाएंगे। तो ये सब जो है उसमें हमारे विद्या की बात है। तो विद्या का अंत नहीं है, लेकिन जितनी भी विद्या हम ले लें उसका सदुपयोग करना ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। किसी को गुमराह करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। जानो कुछ नहीं और बखानो जो है बड़ी बड़ी बातें, तो वहां पर आप भी गलत और यजमान का भविष्य तो अंधकार के अंदर बिल्कुल है ही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जितना जानो उतना ही बखानो। अगर आपको उसकी मैचिंग का ज्ञान नहीं है तो आप ये कह दो भाई आप जो है किसी और के पास चले जाओ, या मैं फला व्यक्ति को जानता हूं, आप उनके पास जाकर के इसका निर्णय करवाइए। अब एक चीज और बोलता हूं, आपने सारे निर्णय करवा लिए, कुंडली भी निर्णय करवा ली, मैचिंग भी आपने करवा ली, सारा काम कर लिया, लेकिन उसी से संबंधित एक कारण और बनता है और वो कारण ऐसा है जिसको कि हम जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के क्या करते हैं? कौन सा कारण है ऐसा? दिमाग में दौड़ा हुआ। हाँ। जब विवाह होता है, विवाह आपने निकलवाया, ये तो हो गई मैचिंग की बातें, मैचिंग की बात हो गई, गुण मिलान हो गया, ग्रहों का मिलान भी हो गया, मिलान भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो है गलती कहां होती है, आपने मुहूर्त निकलवाया, क्योंकि जब मैचिंग हो गई तो उसके बाद में अगला स्टेप जो है मुहूर्त का ही है। मुहूर्त निकलवाया, पंडित जी मेरा लड़का जो है केवल 10 दिन के लिए अमेरिका से आ रहा है, हाँ। मुझे तो उसी टाइम पर चाहिए मुहूर्त चाहिए। हाँ। तो भाई हम क्या करेंगे जब मुहूर्त है नहीं? अब वो ऐसे टाइम पे आ रहा है जिस समय पर चैत्र मास है, पोष का महीना है जी, उसको छुट्टी ही नहीं मिल रही। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करोगे? तो वो भी तलाक का कारण बनता है, क्योंकि बेमुहूर्त आपका जो है संबंध हुआ, आपकी शादी हुई। अब ये तो चलो एक समस्या है, परिस्थिति है, लेकिन आपने विवाह का मुहूर्त निकलवाया, विवाह का मुहूर्त निकला 6 महीने बाद, आपने जगह ढूंढी, सारी जो है बैंकेट ढूंढे, फार्म हाउस ढूंढे और ढूंढ करके आपने निश्चित कर दिया। अब हमारी गलती देखिए आप, पंडित जी ने कहा था इस डेट के अंदर इतने बज करके इतने बजे का मुहूर्त है जी। अब एक इसके अंदर एक सबसे बड़ा दोष आ गया, ब्यूटी पार्लर, सबसे बड़ा दोष। क्योंकि जिस समय पर बारात निकलती है उस समय पर अभी तो मां नहीं आई, अभी तो बहन नहीं आई, कहां गई है भाई?
ब्यूटी पार्लर के जाना जरूरी था क्या? अगर मुहूर्त निकल रहा है तो वहां जाना जरूरी था क्या? लेकिन अगर हम अपने आप को प्रदर्शित ना करें तो हम जो है बहन कैसी हुई, हम माँ कैसी हुई? तो वहां से ब्यूटी पार्लर से आते आते देर हो जाती है, और देर होने के बाद फिर बारात जो रवाना होती है उसमें फिर और विलंब हो जाता है। चलो यहां तक भी बात चल गई, लेकिन आगे जो ही बैंड बजा, जो ही आपका नाचना शुरू होता है, आपका मतलब आप नहीं नाचते, हाँ, वो परिवार बारात- वाले नाचते बारात हैं, नाचती है। हाँ, बारात नाचती है, लेकिन उनका पेट भरता ही नहीं है। भरता नहीं है। इतना नाचेंगे कि बस पूछो मत। इससे ज्यादा तो दुनिया के अंदर खुशी का टाइम दूसरा आया ही नहीं है, आया नहीं कभी। और वो टाइम को नहीं देखते हैं। कुछ तो टाइम वहां बर्बाद, और फिर जयमाला। कुछ टाइम दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वो जयमाला का टाइम, क्या फेरों का टाइम भी निकल जाता है, तब तक वो जयमाला के लिए पहुंचते हैं। निकल जाता है। और एक सबसे बड़ा दोष आज के टाइम का ये जयमाला है। जयमाला सबसे ज्यादा अड़चन देती है। होती क्या है? कुछ नहीं। जयमाला होती क्या है? विजय माल कहते हैं। विजय माल। तो विजय के अंदर वही है, जयमाला वो है जैसे जहां पर हमने एक कसौटी रख दी, और कसौटी जहां पर रख दी और उस कसौटी के अंदर जो खरा उतरा, उसमें जो विजयी हुए, जैसे भगवान श्री राम, धनुष की कसौटी थी जो इसको उठा देगा, लेकिन उन्होंने तो उड़ा दिया, यानी तोड़ दिया। हाँ। हाँ, तो वहां वो जो जयमाल थी उसका नाम जयमाला है। और वरमाला, राजकुमार 10, 20, 50, 100 बैठे हैं और उनमें से एक का चयन करना है। तो एक का चयन करती 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 लड़की जो है किसी को भी पसंद करती है, उसके गले में वरमाला डालती है, उसका नाम है वरमाला। और यहाँ उस जयमाला और वरमाला को इतना प्रदूषित कर दिया है, अनाप शनाप तो खर्चा, खींचते बहुत, अनाप शनाप उस समय पर दिखावा। वहां पर इवेंट वाले वो नाना प्रकार के साधन से उसको लेकर के वहां पर आते हैं और आकर के मंच पर पहुंचाते हैं, और मंच पर पहुंचाने के बाद में भी जब जयमाल होती है उसमें भी घंटों लगा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि फेरों का समय हो गया है या चला गया या आने वाला है। पंडित जी बैठे हुए हैं मंडप पे सजा करके, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं। अच्छा जी, अब ये वहां पर ये हो गया। अब हो जाने के बाद अब तो फूफा की फोटो खींचेगी, जीजा की खींचेगी, मौसा की खींचेगी। अरे फोटो क्या फोटो है, जिंदगी के अंदर एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, फिर एल्बम उठा करके रख दोगे, उसके लिए अपना टाइम बर्बाद। और वो फोटो क्या है? उपस्थिति का प्रमाण पत्र है। तो क्या सभी की फोटो थोड़ी खींचती है? और होटलों में तो बहुत नाच गाना होता है। अरे वो जो होता है हमको बोला पंडित जी बैठ जाइए। हाँ, अभी जो है अभी बैठ जाइए। हाँ। आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है? हमको 2 बार 3 बार बैठा दिए, 4 बजा दे, 5 बजा दे। ये दोष किसका? दोस्त किसका? यजमान का है। यजमान का दोष है ना। हाँ। अब वो कहते हैं देखो भाई फेरों का टाइम हो चुका। उन्होंने कहा पंडित जी बच्चों को आनंद लेने दो, जो हो रहा है होने दो, वो होने दो। तो ये तुम हो रहा है जो होने नहीं दो। हाँ। अपने भाग्य को, अपने बच्चों के भाग्य को तुम फोड़ रहे हो, खराब कर रहे हैं। अब साहब इतना तो हो गया, फिर भी चलो अगर विवाह के अंदर हमारे पास समय जो है बैलेंस है, तो वहां चलते चलते खाने के अंदर घंटों लगा देंगे, जबकि खाएंगे क्या? वही जो है 2-4 ग्रास। लेकिन उसमें जो है टाइम लगा देने के कारण, सही समय पर फेरे नहीं होने के कारण भी ऐसी स्थितियां आती हैं जिसके कारण से कि तलाक हो जाते हैं। और आज इतना ही कह करके, इतनी ही जानकारी दे करके पंडित जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। नमस्कार सभी दर्शकों को, राधे राधे, नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ,
भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।